हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉन्टेस्क्यू की घोषणा, है ना। 20 अगस्त 1917 मॉन्टेस्क्यू घोषणा क्या थी और किस प्रकार वो भारतीय शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी। अब आज का अभी जो टॉपिक है अपना नेक्स्ट, अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है भारत शासन अधिनियम 1919। उसके प्रमुख लक्षण क्या थे, जिसको हम द्वैध शासन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं वो भी हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 का जो प्रमुख लक्षण या विशेषता थी पहली, वो ये थी कि प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। ठीक है। 1919 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो था वो प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना था। इसके अनुसार प्रांतीय शासन को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक रक्षित विषय, रिजर्व्ड सब्जेक्ट जिनको बोलते हैं, और दूसरे हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय जो थे वो पहले की तरह गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे और इन पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन हस्तांतरित विषय थे वो लोकप्रिय मंत्रियों को सौंपे गए, जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत में से ही चुने जाते थे और उनके प्रति उत्तरदायी भी होते थे। प्रांतीय शासन को जो दो भागों में बांट देने की व्यवस्था थी, इसी को हम द्वैध शासन भी कहते हैं। द्वैध का मतलब दो, द्वैध शासन का दो भागों में विभाजन। तो ये रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय जो विभाजन था शासन का, विषयों का, वो ही द्वैध शासन कहलाता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ प्रथम बार प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। ये बात ठीक है कि रक्षित विषय पहले की तरह गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के पास थे, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। लेकिन हस्तांतरित विषयों की अगर हम बात करें तो हस्तांतरित विषयों के संबंध में जिन मंत्रियों को हस्तांतरित विषय सौंपे जाते हैं वो व्यवस्थापिका के प्रति या उसके निर्वाचित बहुमत के प्रति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पहली बार प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। दूसरी इसकी विशेषता है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को भाग लेना या संयुक्त करना, मिलाना। अधिनियम के द्वारा यद्यपि रक्षित क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर के अधीन रखा गया था, लेकिन प्रांतों की कार्यकारिणी परिषदों में भी भारतीय सदस्यों की संख्या पहले से बढ़ा दी गई थी। मद्रास, बम्बई और बंगाल की सरकारों के रक्षित भाग के 4 सदस्यों में से 2 भारतीय लेने की व्यवस्था की गई थी। शेष 6 प्रांतों में जहां कार्यकारिणी परिषद को रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य होने थे, उनमें 1 भारतीय रखा गया था और इन सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। तो इस प्रकार से प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में बढ़ोतरी की गई थी। दूसरी विशेषता इसकी। साथ ही तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी कि प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया और उनकी संख्या में वृद्धि करते हुए बड़े प्रांतों की परिषदों में अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई थी। इन सदस्यों में कम से कम 80% सदस्य निर्वाचित होने जरूरी थे और सरकारी सदस्यों की संख्या 20% से अधिक नहीं हो सकती थी तथा शेष 10% गैर सरकारी सदस्य होते थे जिन्हें गवर्नर मनोनीत करता था। और इस प्रकार विधानसभाओं का स्वरूप अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया था, जिसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया और उसके अधिकारों में वृद्धि की गई। चौथा पॉइंट है इसका, केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। देखिए, प्रांतों में विषयों का बंटवारा कर दिया, भारतीयों को नियुक्तियां भी ज़्यादा दे दी गई थी, अर्थात प्रांतीय कार्यकारिणी में ज़्यादा भारतीयों की नियुक्ति हो गई थी। प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन भी किया गया था, लेकिन केंद्र अभी तक का जो शासन था वो अभी तक अनुत्तरदायी ही था। उत्तरदायी शासन की स्थापना केंद्र में नहीं हुई थी।
अधिनियम द्वारा प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लेकिन केंद्रीय शासन को पहले की तरह ही केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त अर्थात अनुत्तरदायी रखा गया। यद्यपि व्यवस्थापिका सभा शासन को प्रभावित कर सके, इस उद्देश्य से व्यवस्थापिका सभा का विस्तार कर दिया गया था और उसके अधिकारों में वृद्धि भी की गई थी। लेकिन इसके साथ ही गवर्नर जनरल को कुछ ऐसे विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे जिसका प्रयोग वह व्यवस्थापिका की सहमति के बिना भी कर सकता था। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गवर्नर जनरल या केंद्रीय शासन जो है वो अभी भी अनुत्तरदायी था, शक्तिशाली था, उस पर किसी प्रकार कोई कंट्रोल नहीं था। इसके साथ ही नंबर 5 जो है विशेषता वो है कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। यद्यपि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को पहले की तरह निरंकुश, स्वेच्छाचारी और शक्तिशाली ही बना रहने दिया, लेकिन केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कुछ सुधार अवश्य किए गए थे। नवीन नियमों के अनुसार अब एक तो क्या किया गया था कि कार्यकारिणी पर पूर्व निर्धारित संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया था तथा भारतीय उच्च न्यायालय के उन वकीलों को जिन्हें उसमें कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके हों, परिषद का लॉ मेंबर होने के लिए योग्य ठहराया गया था। और भारत में तेज बहादुर सप्रू पहले भारतीय लॉ सदस्य हुए थे। साथ ही कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई थी, लेकिन व्यवहार में जिन व्यक्तियों को कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था वे भारतीय जनता के प्रति प्रतिनिधि ना होकर सरकार के ही, एक तरह से हम ये कहेंगे जी हुजूरी वाले व्यक्ति थे, सरकार के ही व्यक्ति थे। और कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्यों को कम महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते थे, इसलिए सुधार का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो केंद्रीय कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति तो हुई थी, लेकिन उन्हीं भारतीयों की नियुक्ति हुई थी जो सरकार के सहयोगी थे, समर्थक थे, देखिए यसमैन थे, है ना, जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते थे। इसके साथ ही एक और परिवर्तन इसमें हुआ कि द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। इन दोनों सदनों के नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद रखे गए थे। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य होते थे, जिनमें 103 का चुनाव होता था, व शेष मनोनीत होते थे। मनोनीत सदस्यों में से भी 25 सरकारी तथा 15 गैर सरकारी होते थे। 103 निर्वाचित सदस्यों में से 51 सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से, 32 सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों से, जिसमें 3 मुसलमान, 2 सिखों द्वारा इनका चयन किया जाता था, तथा 20 विशेष चुनाव क्षेत्रों जिसमें 7 जमींदार, 9 यूरोपियन, 4 व्यापार मंडलों के द्वारा चुने जाते थे। मतलब इनमें से ये लोग चुने जाते थे। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, जिसमें से 33 का चुनाव होता था और 27 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो इस प्रकार से केंद्र में भी, सेंटर में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना हो जाती है। इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है कि भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी हो जाती है या कमी होती है। मांटफोर्ड रिपोर्ट में प्रांतीय तथा केंद्रीय शासन के परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में शिथिलता का जो सुझाव दिया गया था उसे इस अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया था। गृह सरकार के नियंत्रण में कमी करने के लिए भारत मंत्री के अधिकारों में किसी प्रकार का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया, परंतु यह आशा व्यक्त की गई थी कि समय के साथ साथ यह नियंत्रण कम हो जाएगा। इस संबंध में यह परंपरा विकसित करने का प्रयत्न किया गया कि यदि किसी विषय के संबंध में गवर्नर जनरल तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका परस्पर सहमत हों तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह आशा व्यक्त की गई कि प्रांतीय शासन के हस्तांतरित क्षेत्र में गृह सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार भारतीय शासन पर
गृह सरकार के नियंत्रण में कमी की गई थी। इसके अलावा और बहुत सारे परिवर्तन इसमें हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।